गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 6 आपका जो है विद्युत परिपथ से रिलेटेड उसे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम जिन परिपथों का प्रयोग करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? विद्युत परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत परिपथ कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है परिपथ विश्लेषण। अब परिपथ विश्लेषण आपके पास क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोधों पर विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परिपथ विश्लेषण। तो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है परिपथ विश्लेषण। तो परिपथ विश्लेषण आपके पास क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोधों पर विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया परिपथ विश्लेषण कहलाती है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध पर विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिपथ विश्लेषण। फिर आपके पास आता है शाखा। तो किसी भी परिपथ का वह मार्ग जिसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? नियत होता है। तो शाखा ब्रांच। ये था सर्किट एनालिसिस। किसी भी विद्युत परिपथ का वह मार्ग जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत होता है, शाखा कहलाती है। तो किसी भी विद्युत परिपथ का वह मार्ग जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत होता है तो वो आपके पास क्या कहलाती है? शाखा। सॉरी, जैसे ये आपकी क्या हो गई? शाखा हो गई। क्या हो गई? शाखा। शाखा के बाद में आपके पास आता है संधि। संधि क्या होता है? संधि बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जहां पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं तो उसे संधि बिंदु कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है आपका,
पर ये आपका क्या कहलाएगा, संधि बिंदु। तो वह बिंदु जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आके क्या करती हैं, मिलती हैं, तो वो आपका कहलाता है संधि बिंदु। इसके बाद आता है आपका लूप या पाश। लूप या पाश में क्या होता है कि विभिन्न शाखाओं से निर्मित, लूप या पाश, जिसमें हम लिख सकते हैं विभिन्न शाखाओं से निर्मित बंद जाल को लूप या पाश कहते हैं। तो विभिन्न शाखाओं से निर्मित बंद जाल जो होगा आपका, उसे हम क्या कहेंगे, लूप या पाश कहेंगे। जैसे आपके पास क्या हो गया, लूप या पाश, विभिन्न शाखाओं से निर्मित बंद जाल आपका क्या कहलाता है, लूप या पाश कहलाता है। फिर इसके बाद एक चीज और निकलती है कि जटिल परिपथ। जटिल परिपथ, जटिल परिपथ में क्या होता है, वे परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक लूप होते हैं, तो उन्हें जटिल परिपथ कहते हैं। अब जैसे ये सिंगल लूप का था, अगर इसमें ये इसका डायगोनल जो है ये विकर्ण इस तरीके से आपका हो, तो अब इसमें कितने लूप हो गए, एक लूप ये हो गया, एक ही लूप हो गया। इसका मतलब जिसमें दो या दो से अधिक लूप होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, जटिल परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, जटिल परिपथ। तो ये आपके पास स्टार्टिंग की कुछ परिभाषा ही हुई। इसके बाद में आपके पास आता है सक्रिय और अक्रिय परिपथ। तो उसको लिखने से पहले इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है सक्रिय परिपथ। तो इसमें लिखा रहता है वे विद्युत परिपथ जिसमें वोल्टता स्रोत या ऊर्जा स्रोत जुड़ा हो तो उन्हें सक्रिय परिपथ कहते हैं।
अगर इनमें इस तरीके से ऊर्जा स्रोत जुड़ा है तो ये आपके कौन से परिपथ हो गए? सक्रिय परिपथ हो गए। उसके बाद होता है अक्रिय परिपथ। अक्रिय परिपथ में क्या होता है? वे विद्युत परिपथ जिनमें वोल्टता स्रोत या ऊर्जा स्रोत जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हैं वे विद्युत परिपथ जिनमें वोल्टता स्रोत या ऊर्जा स्रोत जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उन्हें अक्रिय परिपथ कहते हैं। ये आपके पास कौन सा परिपथ हो गया? अक्रिय परिपथ। अक्रिय परिपथ, तो ये आपके पास हो गया अक्रिय परिपथ। इसके बाद में आपके पास आते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रथम नियम या धारा नियम या संधि नियम। तीनों नामों से इसको जाना जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम या संधि नियम। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया? शून्य। जैसे ये आपका कोई संधि बिंदु है, इस पर ये I1, I2, I3, I4 ये धाराएं होती हैं। तो यहाँ पर ये जो समेशन I निकलेगा ये आपके पास क्या निकलेगा? 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अब इसमें संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं तो कैसी होती है? धनात्मक होती हैं, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं।
और इसमें किसका संरक्षण होता है? ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किस पर? आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या धारा नियम है या संधि नियम जो है वो आपका क्या होता है कि इस नियम के अनुसार हम संधि बिंदु पर जो आने वाली धाराएं होती हैं और जाने वाली धाराएं जो होती हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह आपका कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसमें सबसे क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम के अंदर कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो वो है आवेश। या फिर ये किसके ऊपर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो समेशन आई इक्वल टू इसमें क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो ये आपके पास होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। फिर आता है आपके पास किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम के अंदर क्या होता है कि विद्युत परिपथ में किन्हीं बंद पाश में विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों तथा प्रयुक्त प्रतिरोधों पर विभव पतन के पदों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो वो आपका हो जाता है कौन सा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। यह आपके पास किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो अब हम देख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हो जाता है विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश में विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो गया? विद्युत परिपथ में किसी बंद विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश में विद्युत सेलों की बंद पाश में विद्युत सेलों की विद्युत वाहक बल तथा प्रयुक्त प्रतिरोधों पर विभव पतन के पदों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। दूसरे कथनों में हम कह सकते हैं कि इसकी जो टर्मिनल वोल्टता निकलती है किसी भी बंद परिपथ की वो भी क्या निकलेगी? शून्य निकलेगी। क्या निकलेगी? शून्य। मतलब वोल्टताओं का योग भी क्या होता है? शून्य होता है। वोल्टताओं का योग भी शून्य होता है और ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या होता है? पालन होता है। इसके अंदर आपके पास एक तो चिन्ह की नियमावली वो देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का जो है विभवांतर जिस दिशा में हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं और उसी दिशा में अगर आपकी विद्युत धारा होती है
तो उस समय विभव या विभवांतर आपका कैसा लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। और सेकंड कंडीशन ये आपकी बनती है कि जिस दिशा में आप चल रहे हो और विद्युत धारा उसकी ऋणात्मक स्थिति पे होती है तो हम वहां पर विभव या विभवांतर कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार आपके पास ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। और इसमें कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसको हम ऊर्जा संरक्षण नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पास किरचॉफ के दोनों नियम हो गए। आज हमने 6th चैप्टर का जो बेसिक फॉर्मेट है वो इसके अंदर देखा। इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो, किसी भी तरीके का आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।